कानून जब हम वर्ड सुनते हैं तो अक्सर जो पहला आम आदमी जो होता है उसके मन में ये ख्याल आता है कि अरे इन पथड़ों में नहीं पड़े। कई जने कहते हैं ना कि 3 कोर्ट से बच के रहना है, तो 3 कोर्ट से बचने का कारण ये उनको लगता है कि नहीं, इस तरीके से उसको तानाशाही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कारण रहता है कि पुलिस और वकीलों की नहीं बनती? क्या ज़्यादा डेंजरस है आधी नॉलेज होना, हाफ नॉलेज होना, या फिर लॉ का जो इग्नोरेंस है? बहुत सारे इंस्टाग्राम वाले वकील हैं, वो सिखाते हैं कि आपकी पुलिस वाले जो है चाबी नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पर फिर चौराहे पे फिर जाते हैं, फिर पुलिस वाले उन्हें बता देते हैं। आम इंसान का व्यू है कि पुलिस और वकीलों की नहीं बनती है। पुलिस और वकीलों की बहुत अच्छी बनती है। नाबालिग के बारे में कोई उसके साथ में रेप की घटना घटी तो उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर दी। इवन उन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति में, क्योंकि बाद में वो चुनाव लड़े, तो उन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति पकाने के चक्कर में पीछे लाके उसके माँ बाप को और भाइयों को खड़ा करके वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी। आप कलेक्टर हैं, शहर के प्रमुख हैं, ये होते हुए आपने इतनी बड़ी गलती करी। जर, जोरू और जमीन, इन 3 चीज़ के अलावा चौथी चीज़ को है नहीं लड़ाई के लिए। हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन को एक जैसा देखने लगे कि कैश जेब में लेकर जाना बहुत जरूरी है। कैश जेब में लेकर जाना बहुत जरूरी है, ये देखने लगे। पर क्या है, पुलिस में डर ही ये चीज़ का है, या तो पैसे लेगा या मारेगा। उदयपुर की पब्लिक नहीं चाहती कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच है। मैं कहता हूँ उदयपुर की पब्लिक का 1% सपोर्ट नहीं है हाईकोर्ट बेंच के लिए। कानून को हर व्यक्ति अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, कोई अपने बचाव के लिए, कोई जो है किसी और पर कुछ थोपने के लिए। लेकिन कानून के सही मायने क्या है, क्यों कानून बनाया गया है, किन लोगों के लिए बनाया गया है, और कानून आपसे ज़्यादा दूर नहीं है या है भी, या कानून को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पर जितनी भी आप लॉ रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, क्योंकि हम अभी इस दौर में हैं जहाँ पर सोशल मीडिया की हर बात को सच मान लिया जाता है। वहाँ पर कई सारी रील्स हम देखते हैं जिससे कानून सिखाया जाता है, राइट्स के बारे में बताया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग उसमें उस प्रोफेशन में हैं, उन्होंने मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, वो कानून उस सोशल मीडिया से कहीं ज़्यादा जानते होंगे। तो सोशल मीडिया को ही एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ चैनल यूज़ करते हुए हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो राइट्स किस तरह से रील्स में बताए जाते हैं, रियल में उनके किस तरह के मायने हैं, और कानून कितना पास में है आपके, कितने आपके दायरे में है, ये भी हम जानेंगे। आज हमारे साथ उदयपुर शहर के यंग एडवोकेट हैं जो कि कई सारे ज्वलंत मुद्दों में उनका नाम आपने जो है सुना होगा। हमारे साथ ओजस जी मौजूद हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितनी मैंने आपको बातें बताई उसके अलावा और भी चीज़ें हम इस इंटरव्यू में देखने वाले हैं। जितने हमें हमारे दर्शक हैं सभी को हाय, हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। सर, कानून जब हम वर्ड सुनते हैं तो अक्सर जो पहला आम आदमी जो होता है उसके मन में ये ख्याल आता है कि अरे इन पछड़ों में नहीं पड़ना है। ये उनका एक जनरल स्टेटमेंट है। इस पर एज ए लॉयर आप क्या कहना चाहेंगे? एक आपका जो सवाल है पहला कि कानून से लोग बाग डरते हैं या उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, मेरा मानना उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को ये लगता है कि एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नो डाउट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एडमिटेडली ये चीज़ बहुत सही है कि हाँ टाइम लगता है, ये लगता है। पर एंड ऑफ ऑल क्या है, एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है इसके अंदर कि एक कानून का है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज कोई केस है कोर्ट के अंदर, दो पार्टी से बीच में डिस्प्यूट है, मिनिमम 2 पार्टीज होगी, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, दोनों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हियरिंग की कि हाँ उसको भी सुना, इसको भी सुना, दोनों को प्रॉपर मौका दिया, तो उसके बाद में कोई डिसीजन आएगा, प्रॉपर तरीके से ही आएगा। तो उस चीज़ के लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लोग बाग नंबर 1 चीज़ उससे डरते हैं। नंबर 2 चीज़ उसके बाद में ये होता है कि मल्टीपल लिटिगेशन है, इतने लिटिगेशन है कि जितने अपना जजेज हैं उनके लिए वो उसको पूरा कंप्लीट कर पाएँ इतना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिसके अंदर कोर्ट देखती है कि भाई ये अर्जेंसी का मैटर है, ये थोड़ा कम अर्जेंसी का मैटर है, ये थोड़ा और कम अर्जेंसी का मैटर है। नो डाउट हर मैटर अर्जेंसी का है, क्योंकि कोई भी जना कोर्ट में आया उसको ये चीज़ चाहिए कि मेरे को रिलीफ मिले। हर जने के लिए एक अर्जेंसी है। कोई भी जना ये नहीं बोल सकता मेरा मामला अर्जेंट नहीं है, हर जने का मामला अर्जेंट है, हर चीज़ अर्जेंट है। पर कोर्ट को उसके अंदर भी उसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है, सब चीज़ें एक साथ डिसाइड नहीं हो सकती है। तो वो जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उससे लोगों को लगता है कि नहीं, न्याय के अंदर थोड़ा सा हमारे को लगता है कि देरी मिल रही है, कि न्याय के अंदर हम लेट पहुंच रहे हैं। पर उसके लिए खाली एक न्यायालय रिस्पॉन्सिबल है, ये हम नहीं मान सकते, क्योंकि जजेस का अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट करती है। 3 बॉडीज़ है मेन, बेसिकली देखा जाए एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेचर बॉडी और जुडिशल बॉडी। जो आपकी लेजिस्लेचर बॉडी होगी जिसमें आपके सांसद वगैरह आ गए, उन लोगों का काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव बॉडी आ गई जिसमें आपकी पुलिस आ गई, फोर्सेज आ गई, जिनका काम है उसको एग्जीक्यूट कराना। और जुडिशरी ये है कि उनके ऊपर ये रखना कि भाई उसको प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रजिस्टर प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट रोल रखते हैं। तो चीज़ का फ़र्क यही पड़ता है कि अब जुडिशरी भी उसी अकॉर्डिंग वर्क कर सकती है जितना लेजिस्लेचर में बना रखा है। लेजिस्लेचर उतने, और उसी का क्या होगा, लेजिस्लेचर की पालना कौन कराएगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी। बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है, आप देखिए कोर्ट के अंदर इंसान को सबसे ज़्यादा कमाने की जरूरत पड़ती है कि जब एक पुलिस लेके आती है। बिना पुलिस के कोई इंसान कोर्ट में आना, जो सिविल सूट बोलते हैं, बहुत लिमिटेड होता है, कि बहुत एक हाई एक्सटेंट पर जाता है। जब मीडिएशन नहीं हो पाया तब जाके इंसान कोर्ट में आता है।
पर तो भी एक तरीके से देखा जाए कि आपका जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी है या किसी तरह की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, पुलिस का भी एक्टिव रोल रहता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का बहुत एक्टिव रोल रहता है। तो उस कारण उसमें जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और दूसरा जो अपन बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसकी जो दबंगई है, एक तरीके से देख सकते हैं कि पब्लिक के अंदर दबंगई है, उससे भी उनको डर लगता है। इसलिए कई जने कहते हैं ना कि 3 कोर्ट से बच के रहना है, तो 3 कोर्ट से बचने का कारण ये उनको लगता है कि नहीं, इस तरीके से उसको तानाशाही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है या उसको इलीगल तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर अपन थोड़ा अपन को रोकना है, उनके ऊपर एक लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, पर उसके लिए इस तरह की बॉडीज़ अभी तक बनी हुई नहीं है या इस तरीके से उसकी फंक्शन नहीं हो पा रही है। इस कारण थोड़ा हो सकता है कि लोग बाग इनसे डर रहे हैं और इस चीज़ से दूर। इसलिए एक जनरल ओपिनियन लोगों ने बना लिया। सर क्या कारण रहता है, जैसे अभी आपने अपने उसमें भी मेंशन किया, क्या कारण रहता है कि पुलिस और वकीलों की नहीं बनती? मैम ऐसा नहीं है, पुलिस और वकीलों की सबसे ज़्यादा बनती है। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक आम इंसान का व्यू है कि पुलिस और वकीलों की नहीं बनती है। पुलिस और वकीलों की बहुत अच्छी बनती है, ये कहीं पे भी नहीं है कि पुलिस वकीलों की नहीं बनती है। कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें पुलिस का सपोर्ट वकील करते हैं, कई जगह ऐसे जहाँ वकीलों का सपोर्ट पुलिस करती है। पर कहाँ नहीं बनती है कि जब एक दायरा है, आप उस दायरे के बाहर चले जाओ। आज कोई हमारे साथ का एडवोकेट है, मेरा साथी एडवोकेट है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करने का, किसी केस को चलने का। अब वो जाके उसको इंटरप्ट करेगा, उस चीज़ में परेशानी करेगा, तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स होना बट ऑब्वियस होंगे। दूसरी तरफ पुलिस कोई अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोई काम कर रही है, उसके पास एक लॉ है, स्पेसिफिक परफॉर्मा है कि आपको इस तरीके से काम नहीं करना है, उसको सुपरसीड करते हुए इलीगल तरीके से काम करना स्टार्ट करती है। तब वहाँ पे आता है कि भाई एडवोकेट अपना उसमें रोल दिखाता है, तो वहाँ पे क्लैशेज होते हैं। अगर आप अपने ट्रैक से ट्रैक काम कर रहे हो, दोनों जन हैं, चाहे एडवोकेट अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं और चाहे पुलिस अपना काम अपने हिसाब से कर रही है, तो वहाँ जाके कभी डिस्प्यूट्स होंगे ही नहीं। क्यों डिस्प्यूट्स होंगे? कि जब आप अपने रोल में प्रॉपर कर रहे हो। क्या होता है आजकल के समय में बहुत देखा गया कि एडवोकेट्स में भी क्या होता है, यंगस्टर जो एडवोकेट हैं बिल्कुल नया है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है या लॉ के बारे में जाना नहीं है, और वो एकदम से अपना डिग्री का एकदम बहुत हाई रुतबा दिखाने के लिए कहीं ओवर एक्ट कर जाते हैं, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी तरफ सेम टू सेम पुलिस में होता है कि नई नई पुलिस में भर्ती हुए, तो एक वो वर्दी का थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं रॉब आ गया, या थोड़ा सा वर्दी के अंदर गर्माहट आ गई, और एक यंग एज होती है, तो उस यंग एज के अंदर जो एक्ट कर जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है, फिर कोई सीनियर इधर एडवोकेट आ गया, तो उस चीज़ के बीच में लेके क्लैशेस होते हैं। उदयपुर के कुछ 3 एक मुद्दे हैं जिसमें आपका नाम काफ़ी हाईलाइट था, और वो ज्वलंत मुद्दे थे जिस पर आपने जो है बड़ी एक्टिवली जो है अपना रोल निभाया है। पहला था दिल्ली गेट चौराहे वाला, उसको थोड़ा सा समराइज तरीके से हमें बताइए। दिल्ली गेट चौराहे पे क्या हुआ था कि बीच में पुलिस ने ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा, चौराहे पे ट्रैफिक हो रहा था, कॉन्सनट्रेट हो रहा था, तो उसको उन्होंने क्या किया, पूरा चौराहे घुमा के, पीछे से घुमा के ट्रैफिक को एक्स्ट्रा मूवमेंट करके पूरा सर्कुलर टाइप में उसका मूवमेंट चालू किया था। उसके बाद में जब हमने उसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्व किया, देखा, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट होता है वर्क करने का, ठीक है, हम हमारे एज एन एडवोकेट है, फीस लेके काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए वेलफेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। दूसरा एक व्यू होता है कि भाई हमने कि भाई पब्लिक के वेलफेयर में काम कर रहे हैं, वहाँ ठीक है फीस नहीं मिलती है, आपको किसी पब्लिक का जो वेलफेयर है वो हम देखना चाहते हैं। तो उस समय दिल्ली गेट चौराहे पर जब हमने देखा कि आपने ये देखा दिल्ली गेट जो चौराहा है उदयपुर का, वो दिल्ली के एकदम सेंटर में, सिटी के एकदम सेंटर में, उसके ऊपर बहुत सारे जने 4-5 तरह से रूट्स आ रहे हैं, उस पर ट्रैफिक आ रहा है। क्या होता था पहले, 3 कट थे, एक शक्ति नगर के पास में, एक टाउन हॉल के वहाँ पे, और एक टाउन हॉल के दूसरे गेट के यहाँ पे, 3 तरफ से कट थे। तो क्या होता था कि सूरजपुर से कोई ट्रैफिक आता था, वो दिल्ली गेट पे आने से पहले अगर उसको रास्ते में मुड़ना होता तो उन तीनों कट्स पे निकल जाता था। इन तीनों कट्स से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन कटों को बंद किया। पहले सबसे पहले ट्रैफिक के लिए कट बंद किया, आपने उस ट्रैफिक को ले जाकर कॉन्सेंट्रेट किया दिल्ली गेट चौराहे पे, यानी कि कोई बंदा अगर सूरजपुर से मुड़ गया, उसको बीच में जाना तो भी उसको दिल्ली गेट तो जाना ही है। आपने पहले ट्रैफिक लोड बढ़ाया दिल्ली गेट पे, फिर आपने बोला कि ट्रैफिक का लोड यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, हमसे संभल नहीं रहा है, तो आपने सिग्नल्स बंद करते हुए उसको दूसरी तरफ से टर्न करते हुए कर दिया। नंबर 1 चीज़ है। नंबर 2 चीज़ उन्होंने ये करा कि एक जो पुराना जो गेट था, जो अपना ऑलरेडी हेरिटेज स्मारक है गेट का, उसको थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। नंबर 3, वहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह बने हुए थे, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, और उसके लिए कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया। लॉ का प्रोसेस है, आप जाओ गजट नोटिफिकेशन कराओ, पब्लिक के अंदर ये चीज़ को करो कि भाई हम इस चीज़ को कर रहे हैं, आपने प्रॉज एंड कॉन्स बताओ, अपना व्यूज़ बताओ। वहाँ तो क्या होता है कि सबका एक व्यू आया, एक आदमी ड्यू प्रोसेस लॉ करा, गजट कराया, उसके बाद हमने उस चीज़ को चेंज किया। नंबर 2 सेकंड क्या है, या आपने अपने जैसे आर्बिट्रेटली काम करना चालू कर दिया कि नहीं कल से ट्रैफिक यही रहेगा, अपने हिसाब से आपने आर्बिट्रेटली कर दिया नहीं कल से ट्रैफिक यही रहेगा। तो उन 2-3 चीज़ों को पॉइंट्स को लेते हुए हम कोर्ट में गए, और कोर्ट ने एंड ऑफ ऑल स्टे दे दिया कि नहीं आप इस तरीके से इसको मूव नहीं कर सकते हो। और उस समय भी यही हुआ था, जब ये रोड के कट्स थे तब भी हमने यही कोर्ट में आर्ग्यू किया था कि अगर ये कट्स खोल देंगे तो ट्रैफिक ऑटोमेटिक वहाँ जाएगा नहीं। बट क्या है कि इसके पीछे अदर रीजन भी देखे जाए कि अब शक्तिनगर जो है, शक्तिनगर मार्केट है, शक्तिनगर मार्केट के अंदर शॉप्स लगी हुई लाइन है, उनकी क्या होता है, उनके पास पार्किंग नहीं है, कहीं पार्किंग नहीं है, लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करके पार्किंग बिल्कुल सड़क पर कर रखी है। अब आप उसको वोट बैंक की राजनीति कहो या पॉलिटिकल अप्रोच कहो या पुलिस में किसी की अच्छी पहुंच कहो, इस कारण उन्होंने उस कट को बंद कर दिया कि ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ कम रहेगा तो लोगों को गाड़ी खड़ी करने के लिए सड़क पर जगह मिल जाएगी। अब उन्होंने एक जने को बेनिफिट पहुंचाने के लिए पूरे शहर का इस तरीके से नुकसान कर दिया। मैं कहता हूँ उस कट को खोल देते तो क्या नुकसान था, आप उस कट को खोल दो, लोगों को ऑटोमेटिक निकलना, ट्रैफिक से निकल जाएंगे। एक डॉक्टर आत्रे वाली गली आती है, जस्ट टाउन के पास वाला लिंक हो रहा था, अब वहाँ से कट खोल दो, जिसको निकलना है वहाँ से निकल जाएगा, वो वाला रोड निकल जाएगा। पर क्यों कि आपको अपने हिसाब से उसको चेंज करना था, जब आपने बंद किया पार्किंग बनानी है, इसलिए
इसलिए आपने जब आपको जगह बंद करनी थी तो आपने अपने हिसाब से बंद कर दिया। सड़क पे आपने किसी को एक बिजनेस को बेनिफिट देने के लिए आपने उस कट को बंद कर दिया, फिर आपने ट्रैफिक को खुद ने दिल्ली गेट पे कॉन्सेंट्रेट किया और आप कह रहे हो कि दिल्ली गेट पे ही है। और उस कारण भी क्या है, आपने जो दिल्ली गेट चौराहा है वहाँ 80 फीट 100 फीट करीबन चौड़ा रोड है जिसपे इंसान ट्रैफिक निकल सकता है, आपने उसको ले जाके गेट के पीछे एक 40 फीट रोड पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया कि वहाँ जाम लगे, चौराहे पे जाम ना दिखे पर वहाँ दिखे, तो इंसान एक तो पहली बात एक्स्ट्रा फ्यूल यूज़ करते हुए उधर से घूमता हुआ जाए, फिर वहाँ पे जाम में फंसे और सारा का सारा पॉइंट वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए। और बड़ी बड़ी बसेज आती है, पहले के समय क्योंकि रोड का काम नहीं चल रहा था तो बड़ी बड़ी बसेज आती थी उदियापुर सूरजपुर पे, तो वो बसेज जब वहाँ टर्न लेती थी उस कॉर्नर पे, तो वहाँ कॉर्नर पे टर्न लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, तो वहाँ कई बार गाड़ियाँ फंसती थी। तो उस चीज़ को व्यू में रखते फिर कोर्ट ने स्टे दिया था और एंड ऑफ ऑल वो चौराहे उनको वापस करने का ऑर्डर कर दिया था। जी दूसरा जो टॉपिक रहा उदयपुर शहर का वो है टाउन हॉल का हाथी वाला पार्क, जिसको पहले पार्किंग बना दिया गया पूरा तोड़ के, फिर आपने जो है उसमें हस्तक्षेप किया और अब जो है उन्हें हाथी वाला पार्क दोबारा बनाया। इसे भी थोड़ी सी समराइज तरीके से मैं बताएं। हाथी वाला पार्क जो था मेन उसके अंदर क्या है, उदयपुर में ट्रैफिक की समस्या थी, पार्किंग की समस्या थी, तो उन्होंने उस समय जो महापौर थे उन्होंने एक प्लान लाए थे। उस प्लान के अंदर ये था हम अंडरग्राउंड पार्किंग बनाएंगे, ऊपर आपस पार्क डेवलप करेंगे। इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा था कि ऊपर पार्क डेवलप करेंगे, नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनाएंगे। समय के साथ में लोगों ने भी ठीक है, लोगों ने कहा पार्किंग नीड है, ये है वो है, उस हिसाब से उन्होंने भी उस चीज़ में कोऑपरेट किया। इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को यूज़ करते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग बना दी, ऊपर बस पार्क डेवलप करना ही छोड़ दिया। हमने कहा कि सर सिटी सेंटर है, आसपास कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ से अपन को ऑक्सीजन का रिच सोर्स मिल सके, कोई पार्क मिल सके, कहीं से अच्छा ऑक्सीजन मिल सके, तो उसको वापस पार्क डेवलप करना जरूरी है। तब इन्होंने निगम ने वहाँ पे हाईकोर्ट में ये भी प्ले ली कि सर हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं है। तब हमने आसपास के 8-10 पॉइंट्स मार्क करके बताया कि जो वर्तमान में साइबर थाना चल रहा है उसके बाहर वाली जगह है, वहाँ पूरा पार्किंग है, इतने हाँ बिल्कुल अभी उसके जस्ट पास में वहाँ पार्किंग है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती है। फिर दूसरा आपका जो निगम का पास वाला एरिया है जहाँ पास में खाली ग्राउंड है, जहाँ पे ऊँट वाला पार्क हुआ करता था, आपने उसको भी डेमोलिश कर दिया, वहाँ पे भी जगह है, वहाँ पे भी आपने पार्किंग नहीं करी। सूरजपुर चौराहे पे आपने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है जिसका यूज़ कुछ नहीं हो रहा है, जिसमें पब्लिक गाड़ी नहीं खड़ी कर रही है। दिल्ली गेट चौराहे पे आपने तैयबा स्कूल के जस्ट बाहर आपने पार्किंग बनाई है, उस पर कोई गाड़ी खड़ी कर रही है। जब आसपास इतने अल्टरनेट रूट्स हैं, आपके पास 7-8 पार्किंग है एरिया में, फिर भी आपने उसको छोड़ते हुए ग्रीनरी को डिस्टर्ब कर दिया। तो उसके बाद में कोर्ट ने उसको कहा और उन्होंने खुद ने भी अंडरटेकिंग दी से हम वहाँ पे वापस पार्क डेवलप करेंगे, तो कोर्ट ने उस आधार पर कह दिया कि नहीं उसको पार्क वापस पार्क में। एक और केस था जिसमें पॉस्को का मामला था, एक चाइल्ड रेप और मर्डर का मामला था, जिसमें आपने कलेक्टर समेत 9 मीडिया चैनल्स पर जो है बात की थी और उनके खिलाफ ही मैं कहना चाहूँगी कि काम किया था। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है, चाहे मीडिया चैनल हो चाहे कलेक्टर हो। अब मैंने कहा ना मैम स्टार्टिंग में जुडिशरी का रोल ही यही है कि जुडिशरी को सबके ऊपर एक लगाम लगा के रखने के भी कोई जन अपनी पावर को सुपरसीड नहीं करे, गलत तरीके से नहीं करे। उस समय जो सिटिंग कलेक्टर थे उन्होंने एक नाबालिग के बारे में कोई उसके साथ में रेप की घटना घटी तो उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर दी। इवन उन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति में, क्योंकि बाद में वो चुनाव लड़े, तो उन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति पकाने के चक्कर में पीछे लाके उसके माँ बाप को और भाइयों को खड़ा करके वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी कि सब ये जना है, ये देखो ये इसके घर वाले, इसको मैंने इतनी हेल्प कराई, ये कराई, इनके साथ में ऐसा हुआ वो हुआ, ये इस तरीके से बिलोंग करते हैं, इनका ये घर है यहाँ है। उसको फॉलो करते 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 सारे मीडिया चैनल उसके घर तक पहुंच गए कि देखो इस घर में रहते थे, ये कमरा था, ये वो जगह है जहाँ पे इसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो पूरा डॉक्यूमेंट्रीज टाइप के इस तरीके उसका वीडियो बना। तो फिर क्योंकि एक लॉ में प्रोविजन है कि आपको नाबालिग के बारे में कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए और आप कलेक्टर हैं, शहर के प्रमुख हैं, ये होता है आपने इतनी बड़ी गलती करी, तो हमने भी उसके लिए फिर कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि सर देखो इस तरीके से गलती हो रही। कोर्ट ने उनके खिलाफ सोमोटो कॉग्निजेंस लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई चालू करी और जब उनको जहाँ जहाँ से स्प्रेड हुआ तो उसको जिसने सुपरसीड करते, क्योंकि एक बट ऑब्वियस है कि उन्होंने तो एक प्रेस रिलीज जारी की तो कई सारे चैनल्स ने उसको लगाया। मैंने 8-9 चैनल के खिलाफ कार्रवाई करी, 8-9 चैनल्स में जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई ना, उन्होंने मेरे को बस पर्सनली कॉल या मैसेज करे कि सर उसने भी तो लगाया, आपने उसको क्यों नहीं बनाया, ये भी मेरे पास आया। तो मैंने उनको एक बहुत सिंपल सा रिप्लाई दिया, मैंने कहा जिसने वो वीडियो को खुद ने स्प्रेड किया मैंने उनके खिलाफ नहीं किया एक्शन, क्योंकि वो उन्होंने जान रखा, आपने उसको यूज़ करते हुए और आगे तक आप बढ़ गए कि आप उसके घर तक पहुंच गए, आप कर गए, डॉक्यूमेंट्री गए, ठीक है। एक हमने फर्स्ट कड़ी पकड़ ली कि भाई कलेक्टर ने वीडियो रिलीज़ किया, जिसने वो वीडियो चलाया वो गलत था, ठीक है, उसने वीडियो चलाया वो पकड़ में आया, पर कलेक्टर को हमने क्योंकि सोर्स पकड़ लिया तो हमने ठीक है वो लोग भी गलत है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत नहीं है, बट हमने ठीक है उनको उस समय नहीं बनाया क्योंकि हमने कहा मेन कलेक्टर की गलती है जिसने उसको जारी किया। बट हमने उन 8-9 चैनल्स को और उसमें मुलजिम बनाया कि जिन्होंने उसको फ़ायदा उठाते हुए उस लड़के का पर्सनल इंटरव्यू लगा दिया, उसके माँ बाप का पर्सनल इंटरव्यू लगा दिया, उसके घर तक पहुंच गए, ये इस कमरे में रहती है, ये इसका चूल्हा है, ये पड़ोस में ये लड़के का घर है, ये देखिए इसका घर है, इस तरीके से आप उसको, क्योंकि ट्रायल है वो ट्रायल को भी आप उस तरीके से, क्योंकि केस का ट्रायल उस समय चल रहा था, आपने उस ट्रायल को भी आपने टेम्पर करने की कोशिश करी, प्लस आपने रेप विक्टिम की आइडेंटिटी इस तरीके से डिस्क्लोज कर दी जो कि एक पॉक्सो मतलब नाबालिग थी, उसके खिलाफ कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था। जी अब हम बेसिक चीज़ों पर आ जाते हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी। सर क्या ज़्यादा डेंजरस है, आधी नॉलेज होना, हाफ नॉलेज होना, या फिर लॉ का जो इग्नोरेंस है? मैम दोनों ही अपने आप में एक बहुत गलत है, क्योंकि क्या है आपके आधी नॉलेज होना
आप उससे क्या करोगे, खुद परेशानी मोल ले लोगे। कई सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको आधा नॉलेज है, आप उस आधा नॉलेज को यूज़ करोगे, वो कर देंगे। और लॉ खुद अपने आप में कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नेवर एन एक्सक्यूज़। मेरे को कानून नहीं पता है, ये कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं। कानून खुद कहता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या, वो कानून पता होना चाहिए। कल मैं मान लो हेलमेट पहन के बिना निकल रहा हूँ, आगे चौराहे पे गया, पुलिस वाले ने रोक लिया, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है। मैं दूंगा मेरे को तो पता ही नहीं हेलमेट का नियम भी है क्या, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लॉ खुद कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ या नॉन नोइंग ऑफ नो लॉ इज़ नेवर एन एक्सक्यूज़। ये कहीं पे भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं, आपको कानून पता होना ही चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये लॉ खुद कहता है कि भाई मेरे को तो कानून ही नहीं पता, ऐसा हो गया। तो ऐसे तो कल कोई भी अपराध कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, कह देगा मुझे तो पता ही नहीं था ये कानून था। तो कानून अपने आप में कह दिया कि नहीं है। दूसरा, हाफ नॉलेज होना, ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने बराबर है। मेरे को आधा पता था और मैंने उसके बाद में उसको सुपरसीड करते हुए पूरा काम कर दिया और फिर वो खुद मेरे को ऊपर नुकसान देके चला गया। तो दोनों ही अपने अपनी जगह पे गलती है और बहुत ज़्यादा प्राणघातक है। सर, अक्सर जो लोग हैं वो उनके जो राइट्स हैं या वो जो कर सकते हैं वो इंस्टाग्राम रील्स से सीखते हैं, व्हाट्सएप से सीखते हैं। वो उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ़िलहाल मेजर बने हुए हैं। और वहाँ पर जो नॉलेज है सर, जब ग्राउंड रियलिटी पे अगर अपनाने चले तो वहाँ वो काम नहीं करती। मान लीजिए बहुत सारे इंस्टाग्राम वाले वकील हैं, वो सिखाते हैं कि आपकी पुलिस वाले जो है चाबी नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पर फिर चौराहे पे फिर जाते हैं, फिर पुलिस वाले उन्हें बता देते हैं। एक्चुअली क्या मैम, अपना जो ग्रास्पिंग चीज़ होती है ना, अपने को अलग अलग तरीके से सीखने का होता है। आज कोई छोटा बच्चा है ना, आप उसको बोलो कि ये मूवी है, इसमें देखना है या कोई स्क्रीन पे देखना है, वो 2 मिनट में उसको देख के सीख लेगा। उसको बोलो किताब पढ़ी, इसको पढ़ ले, वो कभी नहीं पढ़ेगा। क्या होता है, हर इंसान को एक कैच करने के लिए कोई ट्रिकी चीज़ चाहिए, अट्रैक्टिव चीज़ चाहिए, उसको देखते हैं। आज मैं पूरा ये अगर मान लो 15 मिनट का 20 मिनट का इंटरव्यू लगाऊंगा ना, वो नहीं देखेंगे, पर उसको शॉर्ट्स बना के देखेंगे तो लोग बात क्या कहेंगे, नहीं नहीं यार शॉर्ट्स पे रीच बढ़ रही है। क्योंकि क्या होता है, उनको क्विक चाहिए। अब क्विक में उसने बता तो दिया, उसने लॉ बताया, वो बिल्कुल सही बताया एडवोकेट अपनी जगह पे कि पुलिस वाला आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता है, पर उसने ये नहीं बताया निकाल दे तो क्या करना है। आपने आगे वाला तो सीखा ही नहीं। हाँ। वो आ गया ना हाफ नॉलेज वाली चीज़ आ गई कि आपने उसको ये तो देख लिया कि ठीक है चाबी नहीं निकाल सकता है, पर क्यों नहीं निकाल सकता है, उसके पीछे कारण क्या है, ऐसा कहाँ लिखा है कि नहीं निकाल सकता है। मैं आपको इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एक टॉपिक आया, बहुत सिंपल चीज़ है। क्या होता है कि पुलिस वाले का काम है आपको रोकना, रोकने के लिए भी एक प्रोसेस बना हुआ है कि आप बैरिकेड्स लगाओ, उसको साइड में दबाओ, किसी भी तरीके से रोको, बैरिकेटिंग करके रोको, ये करो। अब पुलिस वाले क्या करता है, डंडा लेके एकदम या बीच में आ गया या किसी भी तरीके से एकदम बीच में जंप कर गया, उस समय अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ये उनकी खुद की गलती है कि आप रोड के बीच में आए हो, क्योंकि उसके लिए आपको ड्यू प्रोसेस दे रखा है, आप ये डंडे से रोकना, ये करना, उस तरीके से रोक सकता है। रोक दिया, सामने वाला बंदा रुक गया। अब उनको सिर्फ ये कि ये फ्ली ऑफ नहीं हो जाए, किस तरीके से यहाँ से भाग नहीं जाए। उसके लिए उनके पास क्या तरीका है कि भाई आपने उसकी गाड़ी को बंद कर दिया, वहाँ तक आप सही हो, चलो आपने गाड़ी बंद कर दी कि भाई फ्ली ऑफ नहीं हो, या आपने एक तरीके से अपना प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया। अब आप उसकी गाड़ी की चाबी निकाल देते हो, यहाँ आप गलत हो गए। गाड़ी की चाबी निकालना मतलब कि आपने गाड़ी की कस्टडी अपने पास ले ली। कस्टडी आपने कैसे ले ली पास, जब तक आपने उसके खिलाफ अभी तक कोई लिटिगेशन चालू नहीं किया है, आपने कोई कुछ नहीं किया है। मान लो आपने हेलमेट का चालान बना था, उसने 100 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए, जो भी जुर्माना है वो दे दिया, और जुर्माना देने के बाद वो काम खत्म हो गया। अब वो गाड़ी की कस्टडी क्यों लेनी थी, वो बोले साहब भाग जाता, तो भागने के लिए आपने गाड़ी बंद कर दी, उसको नीचे उतार लिया, वो हो गया। अब कैसे भाग जाता, अब आपने गाड़ी की जैसे चाबी निकाल ली, तो उसको इस तरीके से चाहिए जाता है कि भाई ये गाड़ी जो है आपने इसको लेने की कोशिश करी, और जैसे आपने कस्टडी किसी चीज़ के लिए इलीगल तरीके से, तो वो एक तरीके से रॉबरी का ऑफेंस क्रिएट हो जाता है। तो वो अपने आप में एक रॉबरी का ऑफेंस है। अब रॉबरी का ऑफेंस ये नहीं आप चौराहे पर लड़ने लग जाओगे, रॉबरी का ऑफेंस है, ये है, ये है। आपके पास दूसरा तरीका है ना, आप संबंधित थाने में जाओ, वहाँ का रिपोर्ट दो, आप 2-4 एक विटनेस इकट्ठे करो। इवन आजकल तो वो हो गया ऑनलाइन कि आप भाई डायरेक्ट कॉल करो, वहाँ पे पुलिस का जाब्ता वहाँ पे आता है, वहाँ पे आप इस चीज़ को बोलो, वहाँ पे उस चीज़ को करो। आपके पास ड्यू प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि किसी ने कोई गलती करी, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी गलती को सही करने के लिए मैं भी गलती कर दूंगा। आप जाके वहाँ पे लड़ाई कर रहे हो, उससे बहस कर रहे हो, ये कर रहे हो, और आप देखो वहाँ मेजोरिटी में वहाँ 4 पुलिस वाले, आप अकेले हो, क्या कर लोगे। आपके पास ड्यू प्रोसेस है ना, उसको फॉलो करो। रीज़न तो जानो कि आप भाई उसके पीछे लॉ का रीज़न क्या है, तो वो आपको जानना सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है। तो इस अकॉर्डिंग क्या एक वर्क है। अब इंस्टाग्राम का आपने कहा मेन क्वेश्चन ये था कि भाई इंस्टाग्राम रील से सीखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उनको सीखने का रीज़न यही है कि आप किसी चीज़ को सीख रहे हो तो या तो पूरा सीखो, उसके प्रॉज कॉन्स, और उसके बाद में अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, या तो क्या कर सकते हैं, वो सीखो, पूरा सीखो तो आपके फायदेमंद है। इसलिए क्या एक शॉर्ट नॉलेज से अच्छा, उसको क्विक नॉलेज से अच्छा पूरा डिटेल्ड नॉलेज लो, फिर आप किसी भी चीज़ को ऐड करो ना, कानून आपके साथ है। बिल्कुल, 30-30 साल मेहनत करके एक्सपीरियंस से लॉयर्स बनते हैं, आप 30 सेकंड की रील से नहीं बन सकते। ये तो एक फैक्ट है जो आपको समझना ही पड़ेगा। आपके पास ऐसे भी कई सारे केसेस आते होंगे जिसमें कोई जो इशू है वो ईगो से जो है वो शुरू हुआ हो, या गुस्से में किसी ने अपनी सिचुएशन और ख़राब कर दी हो। ये तो है ही है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्या है, कभी भी आप अगर क्विक एंगर में या क्विक एक्शन में काम करते हो तो वो चीज़ आपको नेगेटिव देती है, इंसान के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है उस समय पे। कई बार ऐसा बोला है कि मेरे साथ कई बार ऐसे एक्यूज़ आते हैं कि कोई अपराध कर लिया किसी ने, कोई बड़ा अपराध, किसी को मार दिया, थोड़ा चक्कू मार दिया, ये कर दिया, कि चक्कू मारने का ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, नॉर्मल सा चक्कू लग गया, ये कर दिया, इंटेंशन नहीं था। तो वो जन खुद आके बोलते हैं कि यार हमने खाली 5 मिनट की हमने
ठंडी रख ली होती, दिमाग से रख लिया होता तो हमारा ये चीज़ का ये नहीं होता, या इस तरीके से हमने ये नहीं किया होता। तो वो 5 मिनट का आपका एंगर इशू वही है। और देखा जाए तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ ईगो की और इसी चीज़ की है, क्योंकि आजकल क्या है वो लड़ाइयाँ तो रह गई। मैं तो साथ में कोई मेरा कलीग जाता हूँ उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि लड़ाइयाँ टोटल मिला के भारत में 3 ही चीज़ों की है। अब कितना भी करो, जड़ जोरू और ज़मीन, इन 3 चीज़ के अलावा चौथी चीज़ कोई है नहीं लड़ाई के लिए। इन 3 ही पॉइंट के ऊपर आप चाहे कुछ भी कर लोगे ना, सारी लड़ाई इन्हीं चीज़ के ऊपर घुमा फिरा के इन्हीं चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको उस चीज़ के अंदर अपने आप को कितना एक्टिव रखना है, कितना अपने मेंटली पीस रखना है, वो करो तो उस कारण आपको एक्ट से बचने का थोड़ा बहुत सा मौका मिलेगा। पेशेंस रखने की पेशेंस लोगों रखने को की बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सर, कोर्ट को, पुलिस स्टेशंस को लोग जो है पनिशमेंट प्लेस समझते हैं, जो कि वो है भी अगर आपने गलती करी है तो। लेकिन क्या ये आम लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए ही बनाई गई है, तो क्या ये उनके लिए एक सेफ प्लेस नहीं होनी चाहिए? मैम देखिए, कोर्ट के लिए तो मेरे को इतना नहीं है। कोर्ट में तो लोगों को मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है उन्होंने उसको ऐसा पनिशमेंट प्लेस नहीं लिया। कोर्ट को उन्होंने ऐसा लिया कि भाई डिले के कारण, या फिर ऐसा है कि भाई वहाँ पे कुछ हमारे अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जो बिना मेहनत के या बिना किसी तरीके से किसी को ज़्यादा गलत तरीके से पैसे ले लिए, ये ले लिया, वो ठीक है, वहाँ ठगाई तक या इस तरीके तक उनका व्यू हो सकता है। पर एक जो डर का माहौल आप बता रहे हैं ना कि भाई हमारे साथ कुछ फिजिकली अब्यूज़ हो जाएगा या ऐसा कुछ अब्यूज़ हो जाएगा, वो मेरे को नहीं लगता कि कोर्ट्स में ऐसा कोई फिजिकली अब्यूज़ जैसा इतना कुछ सिस्टम है। वहाँ ठीक है मेंटल प्रेशर होता है, ये होता है, वो चीज़ है। फिजिकली अब्यूज़ के लिए ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के लिए तो क्या है मैम, एक सिंपल सिस्टम है कि वहाँ का माहौल ऐसा बना रखा है, डर का माहौल एक बना रखा है। मैं कई बार बोलता हूँ, वो आम जन में जो विश्वास है ना लोगों में, वो बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पुलिस ने अपने स्ट्रिक्ट एक्शंस को लेते हुए और अपनी इस चीज़ को करते हुए, क्योंकि कई बार मेरे सामने कई ऐसे केसेस आए, मल्टीपल केसेस आए, मैं नाम से बता सकता हूँ कि पुलिस ने इनको गलत तरीके से फंसा दिया या गलत तरीके से परेशान करने के लिए उनको रेगुलर पनिश कर दिया, ये कर दिया। और क्या है कि मैं इनके जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं वो भी नीचे तक का लिंक पूरा एज इट इज़ बना रहा है। आज कोई भी जना है ना, कई मान लो छोटे कांस्टेबल ने या छोटे एएसआई ने या हेड कांस्टेबल ने किसी ने कोई गलती करी है, तो जो ऊपर का एसपी है या एडिशनल एसपी या डीवाईएसपी है ना, वो उसको बचाने की कोशिश करता है। कभी ये नहीं करता नहीं तूने गलती करी, यू शुड बी पनिश्ड, और आपको उसको फेस करना चाहिए। कितने ही जने, मैं आपको बताता हूँ आज उदयपुर के अंदर कितने केसेस होते हैं, उन केसेस को देखना। क्या करते हैं, पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर करने का मतलब क्या, उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस पे या कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइन हाजिर करने का मतलब क्या है कि जो आप थाने में ड्यूटी करो उसकी जगह आप पुलिस लाइन में ड्यूटी करोगे, और थोड़े दिन बाद में उनको वापस फील्ड पोस्टिंग दे देते हैं। जब थोड़ा लोग भूल जाएंगे, कर जाएंगे। और हमारे इंडिया में भूलने की आदत तो बहुत अच्छी है, हम महीने भर से ज़्यादा तो किसी चीज़ को याद ही नहीं रख सकते हैं। तो लोग बाग भूल जाएंगे, उस मामले को वापस फिर उनको कहना फील्ड पोस्टिंग दे देंगे। और दूसरी चीज़, आज आप मान लो कि एक पुलिस के अंदर सबसे बड़ा एलिगेशन जो लगता है लोगों का, भाई पैसे खाते हैं, करप्शन करते हैं, ये चीज़ करते हैं कि बहुत करप्शन है, ये है, वो है। मैं बताता हूँ आपको, करप्शन के लिए पुलिस क्यों नहीं डरती है। आप देखो दूसरे डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा डरते हैं, पुलिस सबसे कम डरती है करप्शन से। रीज़न क्या है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो डिपार्टमेंट है एसीबी, वो खुद ही पुलिस का डिपार्टमेंट है। उसमें जितने जने पोस्टेड है वो खुद थाने में कभी ना कभी पोस्टिंग लगी हुई है। आप इंसान शिकायत लेके एसीबी के पास जाएगा तो वो है तो घर परिवार के लोग ही आपके सुनते कि भाई अब जो आपके वहाँ बैठा हुआ है, जो सीआई लगा हुआ है, एसआई लगा हुआ है, डीवाईएसपी एडिशनल एसपी लगा है, वो है तो डिपार्टमेंट पुलिस से, कहीं ना कहीं पुलिस का लिंक वाला है। अब ठीक है, उनका अगर आपस में कोई रिवेल हुआ है, ऐसा कुछ हुआ तो वो कार्रवाई कर देंगे, नहीं हुआ तो धीरे से उसको बता देंगे इंस्टेट देख ले भाई तेरे खिलाफ ये कार्रवाई की शिकायत आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। और एंड ऑफ ऑल कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट में अपना कोई मिलने वाला तो बैठा ही है। अदर डिपार्टमेंट में तो कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं, पर आप पुलिस डिपार्टमेंट देखो सबसे कम है। इवन आपको बता रहा हूँ मैं, आप एविडेंस लेके चले जाओगे तो भी कार्रवाई सबसे कम होती है एसीबी की पुलिस के अंदर। और जो पकड़ में आते हैं वो ठीक है, जो सब जगह से भिड़ंत लेके कोई बैठा हुआ है तो वो जना पकड़ में आ जाता है, बाकी नहीं होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जिनका हो रहा है वो पुलिस के थ्रू हो रहा है। अब इसके लिए भी पुलिस डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, जो लेजिस्लेचर या ऊपर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उन्होंने उसको अलग से डिपार्टमेंट बनाया ही नहीं। जैसे हमने सीबीआई बनाया, अलग इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पर्सन बनाया, वैसे आपको एसीबी को भी अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी देनी चाहिए। पर क्या है कि इस चीज़ को लेके फिर वो देखते हैं मैन पावर इतना नहीं है, मैन पावर नहीं है क्यों कि भाई हमारे पास देने के लिए इतने फीसेज नहीं है, पैसे नहीं है, सैलरीज नहीं है, तो कई जगह पर हमको उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। उस चीज़ का जो ग्लिच है उसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं, और उस चीज़ का फ़ायदा उठा के लोगों को डर है। आज थाने पे जाते हैं, थाने पे लोगों को डर क्या है, पुलिस वाला रोकेगा या पकड़ेगा, सबसे पहले मारेगा। सर, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन को एक जैसा देखने लगे कि कैश जेब में लेकर जाना बहुत जरूरी है। कैश जेब में लेकर जाना बहुत जरूरी है, ये देखने लगे हैं। पर क्या है, पुलिस में डर ही ये चीज़ का है, या तो पैसे लेगा या मारेगा। बहुत कॉमन है, आप किसी से पूछो। ठीक है, आज मैं मीडिया चैनल पे खड़े होकर बोल रहा हूँ इस चीज़ को, लोग बाग नहीं बोल सकते स्क्रीन के सामने, पर लोगों के मन में यही चीज़ है कि क्या है कि थाने पे जाओ या तो पैसे लगेंगे या मार पड़ेगी, फिक्स है। भाई क्यों मार पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आपको कैमरे पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि आपको थाने के अंदर पूरे थाने में कैमरे होने चाहिए हर जगह पर, और उनका कम से कम 3 महीने तक आपको रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। पर कोई भी जना क्या है, और दूसरी चीज़ क्या है, जिनके साथ घटाना वो उसको वापस आगे कुछ करना नहीं चाहते हैं कार्रवाई। वो लोग डरते हैं, अरे यार हमने डर बना हुआ ये है कि हमने कुछ कार्रवाई करी तो कल हमारे खिलाफ और कार्रवाई हो जाएगी। मेरे पास अभी एक केस चल रहा है, जब उसका फाइनल जजमेंट आएगा तो मैं कभी आपको भी बताऊंगा। अभी एक ही हुआ, इसके अंदर किसी जने को लेके गए, पुलिस वालों ने मारा, ये करा, उसने जाके मारने के बाद में उसने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर रखी है, अभी चल रही है कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही है उसकी। हमने कोर्ट से बकायदा कैमराज मंगाए कि जितने भी थाने में उसको लेके गए मारने के लिए, उन सबके कैमराज मंगाए, सभी कैमरा रिकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर आई हुई, उनके बयान चल रहा है।
एंड ऑफ ऑल हो सकता है कि अगर कोर्ट को प्रूव लगेगा तो कोर्ट उनके खिलाफ भी कॉग्निजेंस लेगी, तो अगर जितना में वो हो जाएगा तो उस चीज़ का फायदा मिलेगा कि नहीं, लोगों को पता पड़ेगा, और उसके बाद में भी लोग बाग घर बैठे सिर्फ ये बोलेंगे हाँ हाँ यार इसने ऐसा हमारे साथ भी किया था, पर आगे बढ़ के कोई आने वाला है वो नहीं आएगा, तो एक जने का फायदा नुकसान जो है वो सब जनों को मिलता है। आप एज ए लॉयर पुलिस और पब्लिक के बीच की कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों में है वो अगर आप दूर करना चाहें। पुलिस और पब्लिक के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग, सबसे बड़ी पुलिस और पब्लिक के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि पब्लिक को ये लगता है कि पुलिस हमारा कोई काम नहीं करेगी। उनको ये लगता है कि हम चाहे थाने चले जाएं, चाहे हम किसी के पास भी चले जाएं, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी अपने रिसेंट जो एसपी मैडम आए थे, उन्होंने कभी आते ही एक पब्लिक स्पीच दी थी कि भाई मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर शिकायत डालो, मैं उसको खुद विजिलेंस करूँगी, मैं खुद करूँगी। मेरा कभी उसका यूज़ नहीं पड़ा, मेरे को नहीं पता वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी ने यूज़ भी किया होगा। लोगों को ये चीज़ गलत लगती है ना, तो वो ठीक है गलत है ये है, आधे से ज़्यादा इग्नोर करके चले जाते हैं, ठीक है यार कौन कार्रवाई करेगा क्या करेगा। मेरे को नहीं पता कि उन्होंने उस पर शिकायत करी कि नहीं करी, और वो देखते हैं कि नहीं देखते पता नहीं, क्योंकि मेरा कभी यूज़ भी नहीं हुआ उसका। बट एक उन्होंने अपने से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। मेरा तो ये भी रिक्वेस्ट है कि एसपी मैडम को या चाहे अपने कोई एडिशनल एसपी डीवाईएसपी जो अच्छे रैंक के अधिकारी है, उनको होना चाहिए कि एक पब्लिक गैदरिंग रखो, कोई बात नहीं, पब्लिक की क्या है ग्रीवेंस सुनने को मौका मिलेगा, ये मिलेगा। एक थोड़ा सा अपना पोस्ट का वो होता है ना, वो पोस्ट का है ना, वो चीज़ खत्म करके उनको जाना चाहिए। ठीक है पब्लिक अवेयरनेस है पब्लिक के बीच में। इनसे पहले जो अपने एसपी साहब थे, जो इनसे पहले जो एसपी थे, उनको मैंने कई बार देखा है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, जैसे अपने जगदीश चौक पे मटकी फोड़ो का कार्यक्रम हुआ या होली का काम हुआ, तो पब्लिक के बीच में घूमते थे, लोगों के साथ घूमते रहते, मिलते रहते, और कई जनों को उन्होंने यूँ आराम सुनते थे। पहले अपने आनंदी मैडम कलेक्टर थे उदयपुर के अंदर, उन्होंने हर मंडे फिक्स कर रखा था कि मैं जन सुनवाई करूँगी, कोई भी जना आ रहा है आप आओ आराम से बैठो सुनो करो ये करो। ठीक है क्या होगा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपको सुनने का मिलेगा, क्या पता उन 3-4 घंटे के अंदर कोई आपको ऐसी चीज़ मिल जाएगी, नहीं यार आपके डिपार्टमेंट में गलत हो रही है, सुधारना आप ही को है। मैं कहता हूँ मैम चाहे जुडिशरी कितनी भी कोशिश कर लेगी, अगर वो चाहेगी कि मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट को सुधारना है, वो नहीं सुधार सकता है। एंड ऑफ ऑल सुपीरियर ऑफिसर ही सुधार सकता है। अब आप एक एसपी हैं या आप एक एडिशनल एसपी, आप एक डीवाईएसपी, आप एक आईजी हैं, आप अपने ऑफिसर्स में बैठे हुए और आपको लग रहा है दुनिया बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको वही चीज़ दिखाई जाएगी कि जो अच्छी चल रही है। अगर आप चाहते हैं ना ग्रास रूट लेवल पे काम करें, मैं कहता हूँ अगर एसपी मैडम को सारे उदयपुर के सिर्फ कोई अधिकारी को नहीं बैठाना, सारे कांस्टेबल्स को एक बार अपने सामने बिठा दो कि आप बताओ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो कम से कम इतनी प्रॉब्लम्स पता पड़ जाएगी ना उनको कि जो उनके सीआई या फिर जो उनके एसआई है या जो थाना अधिकारी हैं वो उनको नहीं बता पाते होंगे। क्योंकि आपको अगर वर्क करना है तो आपको रास्ता निकालना है, लोगों के बीच जाना है। और एक ये जो बैरियर है ना पुलिस और पब्लिक का, वो उनको तोड़ना पड़ेगा। जब तक वो नहीं टूटेगा ना तब तक आपको लगता है क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, नहीं होगा। आज मैं बता रहा हूँ मैम, कई जगह ऐसी होती है ना, कोई क्राइम होता है ना, पब्लिक जो है पब्लिक खुद आती है पुलिस की हेल्प करने के लिए कि नहीं नहीं ये चीज़ गलत है, ये है। कोविड टाइम है, कोविड टाइम नो डाउट पुलिस ने बहुत अच्छी ड्यूटी करी, सब कुछ करी, पर क्या पब्लिक सपोर्ट नहीं करी तो पुलिस रोक पाती क्या? पब्लिक ने सपोर्ट किया कि नहीं गलत है हमको नहीं करना है, तब तो पुलिस को सपोर्ट मिला। और उस समय पुलिस ने पब्लिक ने इतना अच्छा समन्वय बनाया कि पुलिस वाला अगर ड्यूटी पे लग रहा था, लोग अपने घर से खाना बना के खिलाते थे कि आप ड्यूटी कर लो यार, गर्मी का समय लो, पानी पियो, ये करो वो करो। तो उस समय बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया था, सबने मिलकर उसको काम किया, और आज हमने कोविड से कई एक्सटेंड तक हमने उसका फ़ायदा भी उठाया कि हमको भी उस चीज़ से हम रिकवर कर पाए। पर यही है कि अब जैसे जैसे टाइम के साथ में, क्योंकि अभी नया एसपी मैडम है तो हो सकता है शायद इनके प्लान्स में हो आगे भी, पर क्योंकि आप जब तक एक जनरल पब्लिक के पास नहीं जाओगे, आप एक आम इंसान बन के नहीं जाओगे। आप अगर अपने पोस्ट का वो रखोगे नहीं मैं बहुत एक सुपीरियर ऑफिसर हूँ और मैं किसी से नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, पब्लिक कुछ नहीं करेगी। पब्लिक 4 दिन शिकायत करेगी, 5वें दिन आपको नॉर्मल इंसान की तरह देखेगी कि भाई हमारे से दोस्ती हो गई है, हम उनको क्लियर चीज़ जाके बताएंगे। तो और आपके पास जब कोई चीज़ क्लियर आएगी ना, आज एक आपके कोई आप ही की मैं बताऊँ, आप एसपी हैं उदयपुर शहर के, या फिर आप एक एडिशनल एसपी कुछ उदयपुर किसी एक एरिया के, और आपका एक कांस्टेबल आप तक आके साफ बता सकता है कि सर हमारे यहाँ पे एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं मानता हूँ कि आपसे ज़्यादा कोई अच्छा इंसान नहीं है। आप विनिंग है, क्यों आपने अपने एक नीचे तक के जूनियर तक के जो ऑफिसर्स है आपने उस तक अपनी रीच पहुँचा दी है कि वो इंसान खुशी खुशी आपके पास आके बता पा रहा है कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम्स हो रही है। डिपार्टमेंट के अंदर खूब समस्या है, बहुत समस्या है। हम जब मिलना होता है ना तो आपस में इनके डिपार्टमेंट में पता पड़ता है कि ये खुद भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, पर बताएं किसको? ऊपर वाला सुनते नहीं है, नीचे से हमारे ऊपर प्रेशर आता है, ऊपर से प्रेशर आता है, ये काम करना है, नीचे पब्लिक हमारे को जवाब देती है, बीच वाला पिस जाता है। वो जना करे क्या? इस कारण वो फ्रस्ट्रेशन जो है हो सकता है उस चीज़ का आपको कई जगह पे वो फेस करने का मौका होता है इनको। उदयपुर कोर्ट की बात करें, आप हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, 40-45 ईयर से हाई कोर्ट बेंच की एक मांग जो है वो लगातार उदयपुर कोर्ट के जो जितने भी वकील हैं वो सभी कर रहे हैं, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? हाई कोर्ट बेंच लाना या नहीं लाना ये सबका अपना अपना व्यू है। कई जने ऐसे हैं जो हाई कोर्ट बेंच नहीं लाना चाहते हैं, कई जने ऐसे हैं जो हाई कोर्ट बेंच लाना चाहते हैं। नाम बताना चाहेंगे कौन नहीं लाना चाहते हैं? बहुत जने तरह के लोग, किस तरह के नहीं, पॉलिटिक्स के नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इवन मैं तो खुद कहूँ कि कई सारे ऐसे एडवोकेट्स भी होंगे जो चाहते होंगे हाई कोर्ट बेंच नहीं है, कई सारे ऐसे एडवोकेट्स भी होंगे, कई सारे पब्लिक भी होगी जो नहीं चाहती हाई कोर्ट बेंच लाए। मैं ये कहता हूँ आज उदयपुर का हर एक वकील और हर एक पब्लिक अगर चाह ले कि हाई कोर्ट बेंच आनी
मैं कहता हूँ 7 दिन के अंदर हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में आ सकती है, नॉट मोर देन। तो मतलब अपने ही कुछ 7 लोग दिन हैं के जो अंदर नहीं चाह रहे हैं, इसलिए अपने 40 कुछ साल लोग, लग गए। मैं आपको बताता हूँ 7 तारीख की हड़ताल होती है उदयपुर के अंदर, हर 7 तारीख को हड़ताल होती है, कोई भी एडवोकेट काम नहीं करता है, और यही उदयपुर की पब्लिक ये आके उनको गालियाँ देती है कि तुम काम नहीं कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो काम चोरी करने का बहाना ही है। क्या उदयपुर की हर पब्लिक 7 तारीख को आके खड़े हो जाए, नहीं हम हड़ताल में हैं और हम इसके साथ में क्या आपको हाईकोर्ट बेंच देनी पड़ेगी, हमारे उदयपुर के वेलफेयर का मामला है, क्या हाईकोर्ट बेंच नहीं आ सकती जब पूरा शहर एक हो जाए? उदयपुर पब्लिक ये देखती है कि यार हड़ताल कर रही है, कौन सा जना एक कोई जना पीछे पकड़ के दलाल पकड़ो कि भैया वहाँ से काम हो जाएगा या वहाँ से काम हो जाएगा। कई सारी पब्लिक है जो नहीं चाहती कहाँ। और मैं ये चीज़ आपके चैनल से बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, हाईकोर्ट बेंच आने से किसी भी एडवोकेट को, एक भी एडवोकेट को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर का टॉपिक है। इस चीज़ को हम समझा के परेशान हो चुके हैं कि एडवोकेट को क्या नुकसान है। आज आपको फाइल जाने लेके हाईकोर्ट जाना है, आप यहाँ पे काम अगर आपको होगा तो आप 20,000, 15,000, 30,000 रुपये फीस दे रहे हो, और वही आप हाईकोर्ट भेज रहे हो तो आपको लाख रुपये फीस देनी पड़ रही है। तो आप उनका नुकसान वकीलों आपका, का कोई फायदा हमारा नहीं क्या है। नुकसान है मैम? आप फीस दे रहे हो, वो फीस आप वहाँ दे रहे हो, और वो बेंच यहाँ आ जाएगी अगर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच आ जाती है। और उदयपुर के राजनेताओं ने आज तक कभी चाहा नहीं कि उदयपुर के अंदर हाईकोर्ट बेंच आए। ऐसा कोई पॉलिटिकल नेता नहीं आया कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच आए। अभी उदयपुर में मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारा हाईकोर्ट बेंच का एक जो ग्रुप था उनके पास देने के लिए गया कि हमारे को हाईकोर्ट बेंच चाहिए। तो अपने ही उस समय के राज्यसभा मेंबर वहाँ उनको जाके बोलते हैं कि तुम जाके उनसे मांग लो। उनसे मांग लीजिए, बिल्कुल। अगर आप भी यहीं के नेता हो, क्यों पब्लिक, फिर आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2 दिन बाद में जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हो कि मैंने जाके उनको ये बात बोली। कहाँ जरूरत है डैमेज कंट्रोल करने की? आप अपना व्यू तो क्लियर रखो। पॉलिटिकल नेता, उदयपुर की पब्लिक नहीं चाहती कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच है। मैं कहता हूँ उदयपुर की पब्लिक का 1% सपोर्ट नहीं है हाईकोर्ट बेंच के लिए। उनको तो लगता है कि 7 तारीख की जो हड़ताल है ये मूर्ख है या फालतू की बातें हैं या रास्ता बंद करके बैठे हैं। और हमारा मैम एडवोकेट्स का भी फिर क्लियर व्यू हो जाता है कि ठीक है भाई, हमने जब इनको चाहिए नहीं तो हमारा क्या नुकसान है। और हमारा तो और उल्टा नुकसान है। आज मैं बताता हूँ आपको, कोई फाइल अगर हाईकोर्ट भेजनी है तो आपको किसी उदयपुर के लोकल एडवोकेट के थ्रू भेजनी पड़ेगी। तो हमारे को तो और वहाँ पे ये सोर्सेज बढ़ रहे हैं, हमारे तो रीच बढ़ रही है कि भाई हम इतनी, हमारे पास रीच हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है कि उदयपुर का लोकल एडवोकेट हाईकोर्ट के इतने एडवोकेट्स को जान रहा है। और नुकसान एंड ऑफ ऑल बीच में पब्लिक का हो रहा है। और पब्लिक को क्या लगता है, ये जब तक जिनका काम हाईकोर्ट का पड़ा नहीं है ना, उनको लगता है कि ये क्या बात है, क्या कौन सी नौटंकी, हाईकोर्ट बेंच क्या है। ये जिस हिसाब से एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग उदयपुर उस क्राइटेरिया में फॉल करता है जिसमें हाईकोर्ट बेंच उदयपुर को मिलनी चाहिए। तो पॉलिटिशियंस ने जो है उस चीज़ का सपोर्ट क्यों नहीं रखा? क्योंकि पॉलिटिशियंस को आज तक पब्लिक ने कभी इस चीज़ के लिए वो नहीं किया, उनके ऊपर कभी पॉलिटिशियंस के ऊपर इस चीज़ का दबाव नहीं बनाया कि आप इस चीज़ को करो, इस काम को ऐसे करो, आप इस तरीके से इस वे में करो। आज मैं कहता हूँ हर एक पार्षद या हर एक एमएलए या एमपी कोई भी आपके एरिया में वोट मांगने के लिए आता है, आपके पास वोट मांगना है, और आप सब जने कहो कि आप इस टारगेट पर रखो कि आप हाईकोर्ट बेंच दोगे, तब बात करेंगे। अगर सब जने इस चीज़ का व्यू रख ले, मैं कहता हूँ सब जने छोड़ो, 10% उदयपुर अगर ये व्यू रख लेना कि हमको हाईकोर्ट बेंच चाहिए, सिर्फ 10% पॉपुलेशन, तो उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच आना कोई बड़ी बात नहीं। तो 7 दिन के अंदर, 7 दिन के पड़ेगा। अंदर, मैं बता रहा हूँ 7 दिन के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। आज तक उदयपुर के अंदर कई जने तो ऐसे हैं उनको ये नहीं पता हाईकोर्ट बेंच है क्या चीज़, कईयों को नहीं पता। कई जन आके पूछते हैं भैया ये है क्या हड़ताल 7 तारीख की, है क्या हाईकोर्ट बेंच, किस चीज़ की हाईकोर्ट बेंच है, क्या होता है हाईकोर्ट बेंच, होता क्या है, ये नहीं पता है। तो ठीक है, अब हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, हम लोग लग रहा है कि ठीक है कर रखा है क्योंकि हमने एक इनिशिएशन ले रखा है, हमको उसको पता है कि ठीक है प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। मैंने कहा ना कि वकील, हर जना वकील फीस के लिए काम करे, पॉसिबल नहीं है। एक दूसरा व्यू ये भी रहता है कि हम देखते हैं ठीक है पब्लिक वेलफेयर का काम कैसे कर सकते हैं, तो एक हमारे लिए तो पब्लिक वेलफेयर का काम है। उसमें आपका हाईकोर्ट नाम तो बेंच। बिल्कुल उसकी अगर फहरिस्त बनेगी तो आपका नाम तो उसमें ज़रूर शामिल किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं मैम, देखिए सब अपने अपने रोल अपने अपने हिसाब से करते हैं। कई सारे हमारे ऐसे सीनियर्स जने जो कई सालों से हड़ताल में बैठे हुए हैं। मैं तो ठीक है, मैं तो बहुत कम किसी लेवल तक जा सकता हूँ, ठीक है, हर जने के पास अपना एक तरीका है। कोई जना अपने पॉलिटिकल अप्रोच से काम कर सकता है, कोई जना कहीं बोल के कर सकता है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ का अपील कर रहा हूँ, हर एक उदयपुर का एडवोकेट चाहता है कि ठीक है कुछ हाईकोर्ट बेंच के लिए हो, पर किस वे में हो वो वे सबका अलग अलग है। मेरा तो है कि भाई आप हड़ताल करके बैठे हो पर पब्लिक का को सपोर्ट नहीं तो क्या मतलब है। पब्लिक अवेयरनेस करना जरूरी है, इसलिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ पब्लिक अवेयरनेस है। अगर पब्लिक का सपोर्ट आता है और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच आती है, तो जिसका हाईकोर्ट में काम पड़ा है ना मैम, वो हर एक जना जानता है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की क्या नीड है, कितनी नीड है। क्योंकि उदयपुर में आज हाईकोर्ट बेंच है ना, आपको जोधपुर जाना और वहाँ काम करवाना और उससे काम करवा के लाना बहुत मुश्किल काम है। आपको फीसेज डबल ट्रिपल देनी पड़ रही है। वही अगर आपको उदयपुर हाईकोर्ट बेंच आ जाती ना, आपकी फीसेज 1/3 पे आ जाएगी। इंटरव्यू के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो यंग जनरेशन हमें देख रही है, यूथ हमें देख रहा है, उनको क्या एक लीगल एडवाइस आप देना चाहेंगे जिससे हो सकता है कि कोई चीज़ बेटर हो जाए या उनके काम आ जाए? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सारे जितने भी यंगस्टर्स या जितने भी यूथ हैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपके कुछ एक थोड़े से समय के थ्रिल के लिए या कुछ एक थोड़े से एक्सपीरियंस के लिए आप एक लॉ को इग्नोर करना स्टार्ट मत करें। लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको ये लगता हो कि लोग बाग सोचते हैं कि हम कानून से बच के निकल जाएंगे, बच के सिर्फ आप इसलिए निकल रहे हो किसी भी गलती से, आप किसी भी लॉ की गलती से इसलिए बच के निकल रहे हो क्योंकि कोई एक सीरियस पर्सन आपके खिलाफ उसमें एक्शन नहीं कर रहा है।
कभी कोई जना किसी चीज़ के लिए आपके पीछे पड़ गया ना, आप नहीं छोड़ सकते। लोग बाग छोटी छोटी चीज़ों के अंदर ड्रिंक एंड ड्राइव करना इतना केस हो गया है। बहुत छोटा सा नियम है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो, आप सोचोगे ठीक है आप तो थोड़ी देर के थ्रिल है, हमने ड्रिंक करा, गाड़ी को 100 पे 80 पे रात को सड़क पर दौड़ाया, आपने किसी मोटरसाइकिल वाले को या किसी बाइक वाले को टक्कर मार दिया, किसी के घर का चिराग बुझ गया। और वो ठीक है, वो इंसान ने भी देखा कि ठीक है हमको कंबशन मिल गया या मरे हुए के पीछे कौन इतना कर सकता है। पर अगर कोई इंसान आपके पीछे हाथ धो के पड़ गया तो आप उसके अंदर पूरी ज़िंदगी सफ़र करोगे। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। तो आप क्या है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ों में कोई लोग बाग सोचते हैं कि भाई हमारे को थोड़ा सा टाइम का एंटरटेनमेंट है, हम कहीं पे किसी चीज़ का कोई ऐसा एडवेंचर कर लिया, किसी ने कोई उल्टा काम कर लिया, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आपने नुकसान पहुंचा दिया, किस तरीके से आपने ये कर दिया कि भाई आपने बलवा कर दिया, किस तरीके से आपने किसी एक के ऊपर ऐड कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पुलिस होती है, कोई पुलिस वर्क कर रही है, पब्लिक ज़्यादा मिल गई, पुलिस को पीट दिया, थोड़े समय का तो आपको थ्रिल लगेगा, पुलिस को पीट दिया, जब आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा तब आप फिर फेस करना बहुत चीज़ होगी। तो मेरा यही है कि आप एक किसी चीज़ को लॉ को जाने, किसी तरीके से रहें। ठीक है आपको एंजॉय करना, उसको एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आप और लीगल वे में कर सकते हो, उस दायरे में आप काम को करें, उन चीज़ को उस तरीके से किया जाए। पर आप क्या उस चीज़ को इग्नोर करते हुए और एक चीज़ को किसी भी चीज़ को करते हुए आप किसी को सोचते हैं कि हम डरा धमका के काम कर लेंगे, या हम किसी हमारे पैसे के रसूख से काम कर लेंगे। पैसे का रसूख या फिर आपके अपना डराना धमकाना, ये भी एक लेवल तक काम करेगा। उस लेवल के बाद में एक समय ऐसा आएगा ना, अगर कोई आपके पीछे पड़ गया किसी टॉपिक को लेके या किसी चीज़ को लेके, तो आप जीवन भर इस चीज़ को पछताएंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कानून से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कानून के ऊपर कुछ भी नहीं, कोर्ट्स भी नहीं है। मैं कहता हूँ कोर्ट्स को भी कानून फॉलो करना है। इवन दो कोर्ट्स है, कोर्ट भी उस कानून के दायरे में काम कर रही है। आज कोई जजेस हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कानून की पालना तो करा रहे हैं। आपने कानून तोड़ा, आपने उससे काम किया। आप कानून बनाने के लिए 3 बॉडीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, तीनों अपने वे में वर्क करिए। आप उस वे में वर्क करिए, क्योंकि यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन, यूनिफॉर्मिटी और डिसिप्लिन आपको लाना ही पड़ेगा देश के सही संचालन के लिए। तो इसके लिए आपको कानून की पालना करनी है। और ये यंगस्टर्स को बिल्कुल, ये जो थोड़े से थ्रिल के लिए जो आप कानून तोड़ने की और इस तरह की चीज़ें सोच लेते हैं, वो हो सकता है कि अगर कोई इस तरह का वकील अगर आपके खिलाफ खड़े लोगों को मिल गया तो जरूरत ही नहीं वकील ही, कोई आम इंसान भी खड़ा हो गया तो भी आपको बहुत चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आम इंसान के लिए भी कानून उतना का उतना ही है। कोई एक वकील भी क्या, वकील भी किसी टॉपिक को पढ़ के ही उस चीज़ को सीखा है। आम इंसान भी पढ़ के उस वकील जितनी नॉलेज ला सकता है, क्योंकि जिसके साथ बीतती है ना, उस चीज़ के ऊपर खूब मेहनत करता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमने कई सारी चीज़ें जानी, हमने किस तरह से आइस ब्रेकिंग बड़े अधिकारियों से ज़रूरी है पब्लिक का, ये भी हमने जाना। किस तरह के राइट्स आपके पास हैं, ये भी हमने थोड़ा बहुत इसमें देखा, और किस तरह से बिहेव आपको करना है वो भी हमने इसमें देखा। इस पूरे इंटरव्यू की जो भी चीज़ आपको बहुत ठीक लगती है, जो आपके साथ रह जाएंगी, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ और सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि अगले पार्ट में या अगली बार हम उसके जवाब आपको ज़रूर पहुँचाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि इस तरह की और चीज़ें आप तक लगातार फिल्टरलेस के थ्रू पहुँचती रहे। फिल्टरलेस के साथ मैं हूँ कंजन और कैमरा पर्सन सानिया।